व्यष्टि अर्थशास्त्र के न्यूमेरिकल के बाद बारी है समष्टि अर्थशास्त्र के न्यूमेरिकल की। और समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा पोर्शन है जहां पर दो ऐसे चैप्टर्स है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कौन से वो दो चैप्टर है? एक है राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी कि नेशनल इनकम से रिलेटेड, और दूसरा है आय और रोजगार के निर्धारण, एडी और एएस वाला जो चैप्टर है वहां से। इन दो चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, आता ही आता है, खासकर सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तराखंड बोर्ड में भी नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि टॉप क्वेश्चंस। टॉप क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन जो उसके जो वेरियस टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है, जैसे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के मेथड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, मतलब वो सारे एग्जाम जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। जहां पर पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है ये राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है। जहां पर क्वेश्चन आपको बताना है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन की 3 विधियां होती है बेटा, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है। और तीनों विधि से क्वेश्चन मैं बताऊंगा। जैसे कि पहला है निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि किस विधि का प्रयोग करना है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। तो पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे होता है मैं थोड़ा पहचान बता दूं। जो उत्पाद विधि है, उत्पाद विधि की पहचान करने के लिए ध्यान रखा कि क्वेश्चन में 2 चीज का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? बिक्री तथा मध्यवर्ती मूल्य। क्या? मध्यवर्ती मूल्य का होना। अगर ये दोनों है इसका मतलब होता है कि उस क्वेश्चन में हम प्रयोग करेंगे उत्पाद विधि का। आय विधि, आय विधि के लिए जरूरी है सभी प्रकार के साधन आय का होना चाहिए। साधन आय का मतलब कौन क्या क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए, किराया होना चाहिए, और एक चीज आए पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अगर ये आइटम है तो हम वहां पर आय विधि का प्रयोग करेंगे। फिलहाल मैं सारे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में बिक्री भी है और मध्यवर्ती लागतें भी है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर उत्पाद विधि का ही प्रयोग करेंगे हम। तीसरी विधि है व्यय विधि। व्यय विधि में 4 आइटम स्पेसिफिक होते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। तो अगर ये होता है तो वो व्यय विधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कौन सी विधि का हुआ? उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि। और ध्यान में रखिएगा कि उत्पाद विधि का जब भी प्रयोग करेंगे, उत्पाद विधि में सबसे पहले राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन करने के 2 हर एक चीज को 2 स्टेप में, पहले स्टेप में हमेशा क्या निकल के आता है? जीडीपी एमपी यानी कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। और यहाँ पर जीडीपी एमपी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा यहाँ पर वो क्या हो गया? बिक्री। बिक्री में आ जाएगा स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन को ऐड कर देंगे। ये फार्मूला याद रखना आपको। और इसमें से माइनस कर देंगे मध्यवर्ती लागतें, मध्यवर्ती लागतें। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जैक्ट फार्मूला। तो यहां से बिक्री का मूल्य कितना दे रखा है बेटा? देखो 4500। स्टॉक में परिवर्तन कितना दे रखा है? 600। और मध्यवर्ती लागतें कितना दे रखा है? 1500। तो ये कितना हो गया? 4500 और 600, ये हो गया 5100। ठीक है, माइनस कर देंगे 1500। तो 5100 में से 1500 माइनस कर देंगे, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो गया 3600। ऊपर क्या नोट लिखा है? करोड़। तो ये हो गया 3600 करोड़। बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे पूछा गया राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। ठीक है, और राष्ट्रीय आय को शॉर्टकट में लिखते हैं हम NNPFC। और हमने क्या कैलकुलेट किया है? हमने GDPMP, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो हमें क्या करना है? सकल को शुद्ध मूल्य बनाना है। G को N लाने के लिए हमें यहाँ से माइनस कर देना होगा मूल्य ह्रास को। अब देखिए मूल्य ह्रास क्या है? ये स्थायी पूंजी का उपभोग बोलते हैं, तो लिख दो यहाँ पर, ये है स्थायी पूंजी का उपभोग। ठीक है, फिर क्या करेंगे? डी मतलब डोमेस्टिक, घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करने के लिए हमें विदेशी शुद्ध साधन, शॉर्ट टर्म बोलते हैं NFIA। कौन सा है? ये है NFIA, इसको बोलते हैं
और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को शॉर्टकट में बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, और इसको भी क्या कर दिया जाता है, यहाँ से माइनस कर देंगे NIT। GDP की वैल्यू हमने निकाल लिया था 3600, स्थायी पूंजी उपभोग कितना दे रखा है 700, विदेशी शुद्ध साधन आय कितना दे रखा है माइनस का 200, और क्या चीज दे रखा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है 240। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 3600, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सारे माइनस किए तो कितना हो गया 700, 900, 1140, ये हो गया 1140। माइनस कर दो तो 0 में से 4 गया 6, इधर बचेगा 5 में से 1 गया 4, इधर बचा 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया 2460 करोड़। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये कौन सी विधि है, इस विधि को बोलेंगे हम कौन सी विधि, उत्पाद विधि। जहां पर मैंने पूरे स्टेप लिख के बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। मूल्य वृद्धि विधि और उत्पाद विधि एक ही जैसा है। आपको लगता है कि विधि में कोई डाउट है तो अपने डाउट को मन में नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में रखना है टाइप करके। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। अब क्या दे रखा है, लाभ है, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति को कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी बोलते हैं। शुद्ध निर्यात है, बिक्री है, ब्याज है, लगान है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, स्वरोजगारों की मिश्रित आय है, विदेशी वस्तु साधन आय, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में NFIA। ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है यानी कि NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए बेसिकली आइटम किसका आय का है, लाभ हो गया, ब्याज हो गया, लगान हो गया, तो इसको बोलेंगे कौन सी विधि है, आय विधि। ये हमारा आय विधि। और जब भी हम आय विधि का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमें निकल के आता है NDPFC, और NDPFC का दूसरा नाम है घरेलू आय। क्या बोलते हैं इसको बेटा, घरेलू आय। ओके, और NDPFC का फार्मूला होता है जितनी भी आय है सबको जोड़ दो, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, जितनी भी आय है सबको जोड़ेंगे। और हमारे पास कौन कौन सी आय है वो देखो, सबसे पहले दे रखा है लाभ, लाभ प्लस कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति लिख देंगे यहां पर, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं इंग्लिश में। शुद्ध निर्यात नहीं आता, इसमें छोड़ देंगे, जो नहीं आता है मतलब नहीं है। बिक्री इसमें नहीं आता है, छोड़ देंगे। ब्याज आता है, ब्याज प्लस फिर क्या हो गया, लगान, लगान या किराया दोनों एक ही जैसा है, एक ही सेम है, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसमें नहीं आता है, विदेशी उत्पादन आय अभी नहीं आता है, स्वरोजगारों की मिश्रित आय, तो ये मिश्रित आय बेसिकली 5 इनकम है, 1 2 3 4 5, 5 होती हैं यहाँ पर आय। इन पांचों आयों को जोड़ेंगे तो NDPFC आएगा। सबकी वैल्यू को रखेंगे। लाभ दे रखा है कितना 200, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति कितना दे रखा है 350। ठीक है, ब्याज कितना दे रखा है 60, प्लस लगान कितना दे रखा है 70, प्लस मिश्रित आय कितना दे रखा है 600। इन सभी आयों को आप जोड़ दो बेटा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए यहाँ से आएगा 600, 670, 730, 780, 780 और 1080, और ये हो गया 1280। क्या यहाँ पर भी करोड़ दे रखा है, करोड़ लिख दो। अगर आपको लगता है कि टोटलिंग में दिक्कत है, अगर प्लस माइनस में कोई गलती है तो जरूर बताइएगा मुझे कि सर ये मिस्टेक है, कि प्लस माइनस की गलती हो सकती है। मैं मानता हूँ मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सही नहीं है, ठीक है जरूर, लेकिन अगर मेथड समझ में आ रहा तो वो भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पर NDPFC आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया राष्ट्रीय आय की गणना करो बेटा, राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में NNPFC। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है अभी, NDPFC, यानी कि केवल डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें ऐड कर देंगे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA। NDPFC आ गया 1280, और NFIA कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस का 50, ये हो गया माइनस का 50, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हो जाएगा कितना 1230। कितना हो जाएगा ये 1230 करोड़। ठीक है, 80 में से 50 के बचा 30, तो ये हमारा आंसर है 1230। कौन सी विधि से, आय विधि से। अब हमारे पास तीसरी विधि है व्यय विधि। तो व्यय विधि का भी मैं एग्जांपल दूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाएगा, व्यय विधि को भी समझना है आपको। निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। व्यय विधि को समझने के लिए 4 व्यय होती हैं,
निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू या कुल घरेलू पूंजी निर्माण, और एक होता है शुद्ध निर्यात। देखिए शुद्ध निर्यात या शुद्ध आयात दे रखा है। इन चारों को जोड़ेंगे तो कुल व्यय आता है, और कुल व्यय ही क्या होता है, जीडीपी एमपी होता है। इसका मतलब जब हम व्यय रीति का प्रयोग करेंगे, व्यय विधि जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले हम निकालेंगे जीडीपी एमपी। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम क्या चीज, कुल व्यय। ठीक है, तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए जितने भी व्यय है जोड़ दो। कौन कौन से व्यय हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसमें जोड़ देंगे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू, यानी कि यहाँ पर दे रखा है नाम क्या, कुल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस, और एक चीज आएगा और क्या, शुद्ध निर्यात। यहाँ पर किस नाम से दे रखा है, शुद्ध आयात, यानी कि शुद्ध आयात शुद्ध निर्यात का उल्टा होता है, माइनस लगा देंगे। सबकी वैल्यू रख दो। निजी अंतिम उपभोग वैल्यू है हमारे पास कितना, ये हो गया 900। ठीक है, प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा है बेटा, 400, प्लस कुल घरेलू पूंजी निर्माण कितना दे रखा है, 250, प्लस शुद्ध आयात कितना दे रखा है, 30। शुद्ध आयात शुद्ध निर्यात का उल्टा होता है, तो इसको माइनस में रखेंगे। कितना दे रखा है ये, माइनस का 30, प्लस कर दो 9 और 4 13, 13 और 2 15, 1550। 1550 में से 3 बचा, माइनस कर देंगे तो बचेगा 1520। ठीक है, 1520 करोड़। बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया राष्ट्रीय आय, हमने निकाला जीडीपी एमपी, तो यहाँ राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, अभी बताया एनएनपीएफसी, और हमारे पास है जीडीपी एमपी। कन्वर्ट करो, सकल मूल्य को शुद्ध मूल्य में निकालने के लिए इसे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, यानी कि क्या, किस चीज़ को, घिसावट व्यय बोल सकते हैं, स्थायी पूंजी का निर्माण बोल सकते हैं, मूल्यह्रास बोल सकते हैं। कहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पर कहीं दे रखा है, स्थिर पूंजी का उपभोग दे रखा है, ये होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे विदेशों से सुसाधन आय, यानी कि एनएफआई, वो कहाँ है, देखो विदेशों से सुसाधन आय ये दे रखा है, कारक साधन आय, ये हो गया हमारा एनएफआई। तो शॉर्टकट याद रखिएगा, फॉर्मूला बनाने में आसानी रहेगी। उसमें माइनस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी, और ये हमारा एनआईटी दे रखा है। अब सबकी वैल्यू रखो, यह मैंने कैलकुलेट कर लिया कितना, 1520। डेप्रिसिएशन स्थिर पूंजी का वो कितना दे रखा है बेटा, 20, प्लस एनएफआई कितना दे रखा है, विदेशी संसाधन आय माइनस का 40, और एनआईटी कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर 100। तो ये हो गया हमारे पास 1520 माइनस 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 100 और 60, यानी कि 160। बेटा माइनस कर दो 0, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 1 गया 3, बचेगा 1, तो कितना बचेगा ये 1360 करोड़। ये हमारा इसका राइट आंसर है। तीनों विधियों को मैंने बता दिया। अगर इस तीनों विधियों में उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि में जरा सी भी संकोच है या डाउट है तो उसको मन में नहीं रखिएगा, जरूर बताइएगा। इसके बाद मैंने बोला था कि इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आय तथा रोजगार के निर्धारण से, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूलेज है जिनको याद रखना है, और इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने सारे शॉर्टकट फार्मूले लिखा दिए हैं, फिर भी एक बार बताता हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडी के बारे में। सामूहिक मांग बराबर होता है कुल उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, दूसरा फार्मूला पता होना चाहिए एएस, क्या, सामूहिक पूर्ति यानी समग्र पूर्ति बराबर होता है सी प्लस एस। ठीक है, समझ में आ गया। वहीं पर अगर बात है क्या, संतुलन स्तर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, संतुलन स्तर की अगर बात करते हैं वहाँ पर हमेशा एडी बराबर क्या होगा, एएस होगा। इसका मतलब ये होता है इसी पॉइंट पे बन जाएगा हमारे पास क्या, सी प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस एस। इसका मतलब इसी बिंदु पर हमारा एक चीज़ और बनता है, आई और एस हमेशा बराबर हो जाएगा, मतलब निवेश और संतुलन में निवेश और बचत बराबर होगा। इन्हीं से एक फार्मूला बनता है पॉइंट नंबर 4, यानी कि y इक्वल टू सी प्लस आई होगा या फिर सी प्लस एस होगा। ये हमेशा संतुलन स्तर के लिए ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद फार्मूला बनता है गुणक का। गुणक बराबर k इक्वल टू क्या होता है,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मतलब क्या हुआ, ये होता है गुणक, क्या होता है गुणक। वाई का मतलब होता है आई में परिवर्तन और आई का मतलब होता है निवेश में परिवर्तन। यहीं से के का दूसरा फार्मूला होता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी या फिर 1/MP/S, ठीक है। 1 माइनस MPC होता है। जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और फार्मूला बनता है APC का। APC मतलब होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। क्या करेंगे, C/Y, C का मतलब होता है उपभोग व्यय, Y का मतलब होता है आय, C/Y। वहीं पर फार्मूला बनता है कौन सा, APS का, इक्वल टू S/Y। नेक्स्ट फार्मूला है MPC का, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C बताता है उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा Y बताता है आय में परिवर्तन। इसी से नेक्स्ट फार्मूला बनता है MPS का, इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y का। जब इन सबको पढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ संबंध निकल के आता है। क्या संबंध निकल के आता है, तो नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहला कि MPC और MPS का टोटल करेंगे वो हमेशा 1 होगा। तो ऐसे में अगर ये 1 होता है तो फार्मूला आता है कि MPC कैलकुलेट करना है तो MPS को 1 में से माइनस कर देना होगा। वहीं पर अगर MPS कैलकुलेट होना है 1 में से MPC को माइनस कर देना होगा। दूसरा रिलेशन बनता है APC प्लस APS इक्वल टू इज ऑलवेज 1। सो हियर APC इक्वल टू 1 माइनस APS और APS इक्वल टू 1 माइनस APC, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फार्मूले में। तो आगे क्या है हमारे पास, एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि C किसका, इसको बोलते हैं उपभोग फलन। क्या बोलते हैं, उपभोग फलन। उपभोग फलन, इसका फार्मूला की बात करते हैं तो C बराबर C बार प्लस BY होता है। तो यहाँ पर C का मतलब क्या होता है, उपभोग होता है। क्या होता है, उपभोग। C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन की स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग। अब बेटा ये स्वायत्त उपभोग क्या है, जब इनकम जीरो हो तब भी कुछ ना कुछ खर्च करते हैं, तो वही होता है। यहाँ पर B का मतलब होता है MPC और Y का मतलब तो जानते हो आय। तो ये उपभोग फलन हो गया। उपभोग फलन से नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बचत फलन। बचत फलन जस्ट इसका उल्टा है, दैट इज S इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY, ये हो गया। 1 माइनस B होता है MPS, ठीक है। ये सारे फार्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए याद रखने हैं और इसी के अकॉर्डिंग सारे कैलकुलेशंस हमारी की जाती हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने फार्मूला होता है उपभोग फलन का और बचत फलन का। इसके अलावा ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। अब कैसे यूज होता है बताइए, क्वेश्चन करोगे तो ही समझोगे ना। क्वेश्चन देखिए, यदि देश की कुल आय 100 करोड़ है और उपभोग 80 करोड़ है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। औसत उपभोग प्रवृत्ति को शॉर्टकट में बोलते हैं APC और उसका फार्मूला होता है C/Y। कुल आय को हम बोलते हैं Y और उपभोग को बोलते हैं C। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोग 80 है और आय 100 है, इसका मतलब APC कितना हो गया, 0.8 हो गया, 0.8 हो गया, ठीक है। अगर ये दे रखा है, हमसे पूछा जाता कि औसत बचत प्रवृत्ति कैलकुलेट करो APS, तो डायरेक्टली जब हमारे पास APC आ गया और APS निकालने का फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस APC यानी कि 1 माइनस 0.8, तो कितना जाएगा ये 0.2। ये दूसरा फार्मूला आ जाता है डायरेक्टली, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है, इनका टोटल हमेशा 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आय 20 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो जाए जिससे उपभोग 15 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ का परिवर्तन हुआ है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की माप गणना करो। ध्यान रखना, आय 20 था, 20 से कितना हो गया 40, यानी कि डेल्टा Y, और उपभोग 15 से बढ़कर 32 हो गया यानी कि डेल्टा C। तो इसका मतलब हमें निकालना है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं MPC। फार्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो सबसे पहले निकलो उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, 15 से बढ़ के 32 यानी कि 32 माइनस 15 कितना आ जाएगा ये 17 करोड़, और डेल्टा Y कितना हो गया 40 माइनस 20 यानी कि 20 करोड़। ओके,
अब दोनों को इस फार्मूले में रखो, कितना आ जाएगा ये 17/20, ठीक है। 20 से 17 को भाग कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 × 16, बचेगा 1 2 5 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया, दैट इज हमारा MPC इक्वल होगा 0.85। अगर इसी क्वेश्चन में MPS पूछा जाता तो डायरेक्टली निकाल सकते थे, MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC, तो 1 माइनस 0.85, तो कितना जाएगा आंसर 0.15। अगर पूछा जाता तो डायरेक्टली बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की आय 100 करोड़ है और बचत 30 है, तो औसत बचत प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि APS बराबर होता है S/Y। भाई आय दिया हुआ है, Y मतलब आय 100, ठीक है, और बचत कितना है 30, तो भाग कीजिए कितना आ जाएगा 0.3। ये औसत बचत प्रवृत्ति आ गई। अगर पूछा जाता है APC तो कितना निकालते, 1 माइनस APS इक्वल टू 1 माइनस 0.3, तो कितना आ गया 0.7, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स है, कुछ फार्मूलेज है जो आपको, जो अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया, उनको याद रखना है। एक कैलकुलेट करोगे बाकी सब भी अपने आप कैलकुलेट होता रहेगा। यदि उपभोग आय 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ होती है, आय है इनकम है, पहले 100 थी, 100 से बढ़ के 120 करोड़ होती है, इससे बचत 20 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ की हो जाती है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करो, यानी कि MPC कैलकुलेट करने कहा जा रहा है। MPC इक्वल MPS, ये हो गया डेल्टा S/डेल्टा Y, मतलब बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। तो बचत में कितना परिवर्तन हुआ बेटा, 20 से 30 हो गया, यानी कि कितना हो गया 10 करोड़ का। और इनकम में कितना परिवर्तन हुआ, 100 से 120, यानी कि 120 माइनस 100, तो कितना हो गया 20। अब फॉर्मूला लगा दो, MPS इक्वल टू 20/100, यानी कि आ गया 0.2। अब बताइए अगर MPS 0.2 है तो MPC कितना होगा, तो MPC बिल्कुल सही सोचा आपने, फॉर्मूला लगा देंगे भाई कि MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS होता है, तो 1 माइनस 0.2, तो आंसर कितना आएगा 0.8। ओके, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आते रहते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ का प्रारंभिक निवेश करने से अंतिम वृद्धि 60 करोड़ की है, तो गुणक की गणना कीजिए। गुणक को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ की प्रारंभिक निवेश है, तो प्रारंभिक निवेश का मतलब ये डेल्टा I दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 10 करोड़, और उससे आय में जो वृद्धि हुई यानी कि आय बढ़ गई है, तो ये हो गया डेल्टा Y, यानी कितना हो गया 60 करोड़। तो पूछा गया गुणक निकालो, और गुणक का फार्मूला होता है डेल्टा Y/डेल्टा I, ठीक है, गुणक का फार्मूला होता है। अब हमने डेल्टा Y तो निकाल लिया, कितना है 60 दिया हुआ, और डेल्टा I कितना दे रखा है 10, इसका मतलब कितना हो गया गुणक 6। गुणक क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश की तुलना में 6 गुना अधिक आय की वृद्धि हुई है। निवेश 10 करोड़ है और अंतिम आय कितनी है 60, इसका मतलब 6 गुना अधिक वृद्धि हुई है। तो ये हमारा आंसर बेसिकली 1 नंबर में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है MPC 0.5 है तो गुणक का मूल कितना होगा। यदि MPC 0.75 है तो गुणक का मूल कितना होगा। जब MPC दे रखा है तो उस केस में गुणक का फार्मूला यूज करते हैं 1/1 माइनस MPC। ओके, अब वहाँ पर MPC की वैल्यू है तो गुणक कितना होगा, तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे हम 1 माइनस 0.5, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 1/0.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 2 आ गया, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, यदि MPC 0.75 है, फार्मूला सेम है ना, K = 1/1 माइनस MPC बराबर 1/1 माइनस 0.75, 1/, हटा देंगे तो ये होगा 0.25, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे तो 25 × 100। एक चीज़ है ना कि MPC बढ़ेगा तो गुणक का मूल भी बढ़ता है। MPC और गुणक में हमेशा धनात्मक संबंध पाया जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि MPS 0.5 है और गुणक का मूल कितना होगा, और MPS 0.25 है तो गुणक कितना होगा। तो ध्यान में रखना ये है कि अगर MPS दे रखा है यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति, तो गुणक का फार्मूला होता है 1/MPS। कितना दे रखा है 0.2, 1/0.25, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ाया तो कितना आ जाएगा 4। अगर ये फार्मूला हम लगा सकते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, करके बताइएगा आंसर कितना आता है आपका। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। अब तक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अब थोड़ा सा एक स्टेप इसका ज़्यादा है। एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय 500 करोड़ है। कितना है 500 करोड़ है वाई, जबकि पूर्ण रोजगार पर आय कितना है 100 करोड़ है। यदि MPC 0.75 है तो कितना निवेश बढ़ाया जाए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो। वास्तविक आय 500 है और पूर्ण रोजगार पर आय 800 है, यानी कि आय को बढ़ाना है। तो आय को कितने से बढ़ाना होगा, डेल्टा वाई हमें बढ़ाना है 500 से 800 करना है, यानी कि कितना बढ़ाना होगा 300 करोड़ आय बढ़ाना है। और आय बढ़ाने के लिए हमें निवेश करना पड़ेगा। तो हमसे पूछा गया निवेश, कितना निवेश करने से 300 करोड़ की आय में वृद्धि होगी। और हमारे पास MPC दे रखा है, कितना दे रखा है 0.75। ये फार्मूला वाई अपॉन आई का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास K होता है। फार्मूला होता है K बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। वाई दिया हुआ है, K निकालेंगे तो आई भी आ सकता है। और MPC दे रखा है तो यहाँ से K निकालेंगे, K बराबर 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.75, तो कितना जाओ 1/0.25 इक्वल टू कितना पॉइंट आया 2 जीरो बढ़ाया, कितना जाएगा K 4। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में 4 गुना वृद्धि होती है निवेश करने पर। इसको यहाँ पर उठा के यहाँ लिखाओ, K कितना है 4, डेल्टा वाई हमारे पास कितना होना चाहिए 300। तो हमसे पूछा गया डेल्टा आई कितना होगा, तो डेल्टा आई बराबर हो जाएगा 300/4, कितना जाएगा 4 7 28, 4 5 20। इसका मतलब होता है कि मैं अर्थव्यवस्था में 75 करोड़ की निवेश करने की ज़रूरत है। अगर 75 करोड़ का निवेश करते हैं तो 500 करोड़ की आय बढ़ के कितनी हो जाएगी 800 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वास्तविक आय दिया हुआ कि 500 है और आय को बढ़ाकर 800 करना है। आय तो ऑलरेडी है, अब बढ़ाकर तो कितना निवेश बढ़ाया जाएगा, तो निवेश तो ऑलरेडी होगा। तो हमें 75 करोड़ का निवेश और करना है ताकि इनकम 800 करोड़ हो जाए। ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्थव्यवस्था के बारे में दी गई निम्नलिखित सूचना से उसकी राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर, यानी कि हमें बॉय निकालना है, और राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर बचत का परिकलन कीजिए। ठीक है, हमें बचत यानी कि S निकालना है। दिया क्या हुआ है, उपभोग फलन C बराबर 200 प्लस 0.9y, मतलब C दिया हुआ C इक्वल टू 200 प्लस 0.9y, और विनियोग व्यय दिया हुआ है I दिया हुआ है, I इक्वल टू कितना दे रखा है 3000। हमसे पूछा गया है भैया Y कितना होगा और हमारा सेविंग कितना होगा। चलो निकालते हैं। जब हमारे पास C दिया हुआ है और हमारे पास कौन सा स्तर है, संतुलन स्तर पर, कैसा दिया हुआ है संतुलन स्तर पर, हमने फार्मूला बताया था जब भी हमारे पास Y की बात होती है Y इक्वल टू होता है C प्लस I, उपभोग प्लस निवेश। तो Y इक्वल टू C की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए 200 प्लस 0.9y ये दिया हुआ है, और I की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3000। अब बस कैलकुलेट करना है, ये 0.9y उधर चला जाएगा तो y माइनस 0.9y इक्वल टू 200, और ये 3000 तो कितना हो गया 3200। एक से 0 तक ये कितना बचेगा 0.1y इक्वल टू 3200। ठीक है, अब इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3200/0.1 पॉइंट हटाया 1 जीरो बढ़ाया, तो हमारा इनकम कितना होना चाहिए 32,000 करोड़। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था की आय हो जाएगी कितनी 32,000 करोड़। दिया हुआ करोड़ वगैरह नहीं दे रखा, हम लिख देंगे इसे। अब पूछा गया विनियोग व्यय कितना होगा, और सॉरी विनियोग व्यय दे रखा है, बचत कितना होगा। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि संतुलन स्तर है, क्या है संतुलन स्तर है, संतुलन स्तर में हमेशा बचत और विनियोग बराबर होता है। इसका मतलब होता है हमारे पास बचत कितना दे रखा है
सॉरी विनियोग कितना है 3000, तो बचत कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो बचत बराबर हो जाएगा हमारे पास 3000। बचत कितना है 3000, राइट। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन है। एक अर्थव्यवस्था में निम्न समंक दिए गए हैं, तो ज्ञात कीजिए विनियोग व्यय आई निकालना है, उपभोग व्यय सी निकालना है। संतुलन स्तर पर आय स्तर दे रखा है 5000, यानी कि वाई बराबर दे रखा है 5000। स्वायत्त उपभोग डेल्टा सी दे रखा है हमारे, सॉरी सी बार दे रखा है 500, और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी दे रखा है 0.4। और हमसे पूछा गया सी निकालिए, आई निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई, तो वाई दिया हुआ है, ठीक है। अगर वाई दे रखा है तो उस स्थिति में सबसे पहले क्या निकालो, सी निकालो। सी का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई। तो हमारे पास सी बार दे रखा है कितना 500, बी दे रखा है हमारा 0.4, और वाई दे रखा है हमारे पास कितना 5000। कैलकुलेट करो भाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 500 प्लस 5 को 20 यानी कि 2000, तो ये हो गया 2500। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, उपभोग आ गया। उपभोग बराबर कितना हो गया 2500। अब पूछा गया है विनियोग व्यय, निवेश व्यय। निवेश व्यय कितना होगा, ठीक है। संतुलन आय दे रखा है, तो ऐसे में निवेश व्यय कितना हो जाएगा, निवेश व्यय हो जाएगा, निवेश व्यय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचत हो जाएगा, ठीक है। अगर उपभोग की सीमांत परिवर्ती 0.4 है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी होगा, तो 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, ये होगा 0.6। ये हो गया, तो इसका मतलब होता है हमारे पास बचत कितनी हो जाएगी, बचत यानी कि निवेश निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आय का 0.6। आय कितना है 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, यानी कि 3000 बचत करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बजट्स। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा ज्ञात कीजिए। जब हम नंबर 1 क्या निकालेंगे, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का फार्मूला होता है, याद करिएगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय यानी कि राजस्व प्राप्तियां। अब राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां दोनों दिया हुआ ही है। राजस्व व्यय हमारे पास दे रखा है 100 और राजस्व प्राप्तियां यानी कि 80, यानी कि राजस्व घाटा कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 20 अरब। पहले ये सिंपल फार्मूला इसका। दूसरा हमसे पूछा गया राजकोषीय घाटा। क्या पूछा गया है, राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा बराबर होता है क्या चीज, कुल व्यय माइनस कुल आय, ब्रैकेट में लिखेंगे उधार छोड़कर, उधार छोड़कर। और कुल व्यय के मतलब, कुल व्यय मतलब सारे व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। देखिए ये राजस्व व्यय है और ये पूंजीगत व्यय, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि राजस्व व्यय हमारे पास दे रखा है 100 और पूंजीगत व्यय दे रखा है 110। उसमें से घटा देंगे कुल आय। कुल आय मतलब उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां। कितना हो जाएगा ये 95 प्लस 80, जोड़ दो, ये हो जाएगा 210 माइनस 5 8 9 17 175, ये हो जाएगा 5 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 35 करोड़, सॉरी अरब जो होगा ना, अरब होगा। अब पूछा गया है एक चीज और, प्राथमिक घाटा। क्या पूछा गया है, प्राथमिक घाटा। तीसरा सी, प्राथमिक घाटा का फार्मूला होता है, अगर आपने राजस्व घाटा निकालनी है तो प्राथमिक घाटा आसान है, क्योंकि प्राथमिक घाटे का आंसर, सॉरी प्राथमिक घाटे का फार्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, माइनस कर देंगे उसमें से ब्याज भुगतान, ठीक है। अब राजकोषीय घाटा कितना दे रखा है, हमने निकाला है 35, और ब्याज का भुगतान कितना है, देखो बेटा यहाँ पर 10, तो 35 माइनस 10 कितना हो जाएगा 25 अरब, ठीक है। ये हमारा आंसर है। ये हो गया सरकारी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहां पर भी दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों से बजट घाटा ज्ञात कीजिए।
भाई बचत घाटा जब कहते हैं, ये नहीं कहा गया कौन सा घाटा, जब बचत घाटे की बात करते हैं तो ये हमेशा राजकोषीय घाटा होता है, नहीं कुल घाटा, यानी कौन सा घाटा होगा, राजकोषीय घाटा। यही होगा हमारा क्या सा बजट घाटा, बजट घाटा यानी कि बजट व्यय माइनस बजट आय। तो बजट व्यय मतलब व्यय कितने है, देखिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कितना दे रखा है यहाँ पर, ये 60,000 प्लस 30,000 माइनस बजट आय कितना दे रखा है, 50,000 प्लस 25,000, क्योंकि ये नहीं कहा कि कौन सा, हम कुल निकालेंगे। तो 60 और 30 कितना हो गया, 90,000 माइनस 50 और 25 यानी कि 75,000। तो 90 में से 75 गया, कितना बचेगा, 15,000। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया आंसर। उसमें क्या लिखा है, करोड़, तो यहाँ पर भी लिख दो करोड़, आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत है, समस्या है तो जरूर बताते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्यापार शेष घाटा बटा ये कौन सा, भुगतान संतुलन का है, इसमें भी 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है। व्यापार शेष घाटा 50,000 करोड़ का घाटा दिखाया गया है और आयातों का मूल्य 9,000 करोड़ है, निर्यातों का मूल्य। जब भी हम व्यापार शेष घाटे की बात करते हैं तो ये हो गया व्यापार शेष, फार्मूला होता है निर्यात माइनस आयात। इसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला, निर्यात माइनस आयात। घाटा होने का मतलब होता है आयात ज़्यादा है। तो व्यापार शेष घाटा यानी कितना दे रखा है, 50,000, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 50,000। निर्यात हमें पता नहीं है, निकालना है, ठीक है। और आयतों का मूल्य दे रखा है कितना, 9,000। आयतों का मूल्य कितना दे रखा है, 9,000। तो घाटा 50,000 हो गया, आयत 9,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना होगा, 90,000। सॉरी लिखने में गलती हो गई, ये हमारे पास हो जाएगा 90,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो निर्यात कितना होगा फिर, निर्यात बराबर इधर हो गया हमारे पास कितना, 90,000, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस 50,000। तो हमारे पास आंसर जाएगा कितना, 40,000। इसका मतलब 40,000 का निर्यात है, ठीक है। समझ में आ गया। ये सिंपल फार्मूला याद रखेंगे इस स्थिति में। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, मान लीजिए व्यापार शेष 1,000 करोड़ है, आयातों का मूल्य 70 करोड़ है, 700 करोड़ है, तो निर्यात का मूल्य कितना दे रखा है। यहाँ पर व्यापार शेष कैसा है पता नहीं, मतलब पॉजिटिव में है, तो फार्मूला वही सेम, व्यापार शेष बराबर निर्यात माइनस क्या हो जाएगा, आयात, ठीक है। व्यापार शेष हमारे पास कितना दे रखा है, 1,000। निर्यात का मूल्य पता नहीं है, तो निर्यात ऐसे लिख देंगे हम, माइनस आयात कितना दे रखा है, 700। तो निर्यात निकालो यहां से, निर्यात बराबर 1,000, ये माइनस का जाएगा कितना, प्लस का जाएगा 700, है कि निर्यात हो जाएगा हमारे पास कितना, 1700 करोड़, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये कंप्लीट समष्टि अर्थशास्त्र का पोर्शन हो गया जो मैंने आपको बताया है। इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे वीडियो में किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट आया है, आ सकता है मे भी, तो अगर आया है तो ज़रूर बताइएगा, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बताएंगे तभी होगा, ठीक है। एक काम करना है आपको, शेयर करना है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं व्यूज़ थोड़े कम हैं, और व्यूज़ कम इसलिए थोड़े हैं क्योंकि हो सकता है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो सकता है मेरी वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, तो थोड़ी सी मदद करेंगे, हो सकता है कि आपके साथ किसी और का भी भला हो जाएगा और मेरा तो भला हो ही जाएगा। रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर कि शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एंड बाय।